नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टडी के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है, अगर बात किया जाए तो जो क्वेश्चन सीरीज होगी उसको करेंगे, और इसमें जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का समाधान इसमें करेंगे। और हम लोग किसी दिन 10 प्रश्न, किसी दिन 20 प्रश्न इस तरह से उठाएंगे। और हमारी इस जो है इस सीरीज के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी घटना चक्र की, जो है प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है वो काम करेगी। तो इसके मैं दोस्तों एक विद्यार्थी रहा हूँ और आप लोग हैं लगातार विद्यार्थी। तो मुझे पता है कि जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वो जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें कठिनाई होती है उन्हें सॉल्व करने में। तो या हम कह रहे हैं डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसके कुछ जो है कॉन्सेप्ट तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगा लेंगे, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जो भी प्रश्न होंगे हम उन्हें सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से सॉल्व करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान का इतिहास है वो कैसा रहा, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो भारत में आज हमें शासन प्रणाली दिखती है वो किस तरह से उसका उद्भव हुआ। तो हम लोग जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने वो ये होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि जो भारतीय विधान परिषद है, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिया या इंडियन काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम कह सकते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो ये हमारी इसका नाम है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको जो है बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, यानी इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 जो था, उसके तहत इसको जो है बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर बहस करने की शक्ति और उस पर मतदान करने की शक्ति का अर्थ ये होता है कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पर अब एक नियंत्रण स्थापित कर सकती है, उसको दंड दे सकती है एक तरह से। किंतु इस बजट के इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ जो है भारतीय विधान परिषद को, अगर कहा जाए तो भारतीय विधान परिषद को केवल बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, ना कि उसे जो है किसी भी तरह का जो है मतदान करने की शक्ति। तो मतदान करने की शक्ति नहीं थी, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा बी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बना था, उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया था। ये तो सबसे चर्चित प्रश्नों में से एक है, तो ये लगभग हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता होगा। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इस जो है सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। तो ये इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसको जो है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो अब इस तरह से जो है आपको पता है कि ये कुछ सीमित मामलों पर ही जो है अपने निर्णय देने का अधिकार था इसको। और ये जो ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी उसके
अंतर्गत ये उसके नीचे कार्य करता था। ठीक, तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि फेडरल कोर्ट, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये इसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया था और बाद में इसी बिल्डिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा संविधान के 1950 में लागू हो जाने के बाद। ठीक, तो अब जो भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो मित्रों जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अब ये जो अधिनियम था, आपको पता है कि बहुत बड़ा अधिनियम था। जो है भारत में जो भी प्रावधान भारत संविधान में लिए गए, वो इसी अधिनियम के द्वारा बहुत सारे संविधान गृहीत किए गए हैं। तो अब इस अधिनियम के द्वारा ही जो है मतलब अगर बात किया जाए तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब दूसरा जो हमें बात ध्यान रखनी है वो मैं बताता हूँ आपको। सॉरी दोस्तों, तो अब अगर बात किया जाए तो मैं इसी में लिख देता हूँ। जो है इस जो न्यायालय था ये, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर, मैं नाम लिख देता हूँ, सर मॉरिस, क्या नाम था, सर मॉरिस गोयर। ठीक, तो सर मॉरिस गोयर जो थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इस अधिनियम की इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है इस अधिनियम से हुई थी, जो मैंने पहले लिखा था भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो इसकी स्थापना हुई वो जो है 1 अक्टूबर 1937 से इसने जो है अपना काम शुरू कर दिया और ये ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल के नीचे कार्य करता था, जो कि ब्रिटेन के सम्राट के अधीन थी। ठीक, तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो इसमें जो है आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1935 का अधिनियम का जो एक्ट है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये प्रश्न मित्रों मतलब दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इस फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को, यानी कि इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई। और किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम से इसको बनाया गया। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस और आगे आपको पता है गोयर। तो सर मॉरिस गोयर महोदय इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह से ये आपका चौथा प्रश्न। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है की गई थी। तो अब मतलब इसके द्वारा की जानी थी, लेकिन जो है ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ? तो ये आपको पता है कि जब 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम आया था, 1919 का, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया गवर्नमेंट एक्ट
19। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि द्वैध शासन प्रणाली को राज्यों में लागू किया गया। अब आपको पता है इसके अंतर्गत दो तरह के विषय बनाए गए। सबसे पहले तो एक तरह के विषय थे जिनको कहा गया आरक्षित विषय। क्या कहा गया? आरक्षित विषय। और जो दूसरे तरह के बनाए गए उनको कहा गया हस्तांतरित विषय, यानी कि ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। तो ये दो तरह के इसके अंतर्गत विषय बनाए गए थे। तो अब जो ये दो तरह के विषय इसमें बनाए गए थे, अगर लेकिन इसमें जो है जैसे हस्तांतरित की बात की जाए जिसको हम ट्रांसफर्ड कहते हैं, तो इन विषयों में आपको पता है कि जैसे सफाई का काम हो गया, कूड़ा डालने का काम हो गया, ठीक। तो इस तरह के जो मतलब निम्न स्वभाव वाले कार्य थे वो भारतीयों को दिए गए। जो मतलब अगर मैं बात करूं तो आरक्षित विषयों को अंग्रेजों ने अपने पास रखा था और जो हस्तांतरित विषय थे वो राज्यों को सौंप दिया गया था। और दूसरा काम इससे ये किया गया कि मतलब इसके अंतर्गत जो कानून बनाने की शक्ति थी वो अब राज्यों अर्थात भारतीयों के पास होगी। तो निम्न कोटे के जो निम्न दर्जे के जो काम थे वो अंग्रेजों ने भारतीयों को सौंप दिए थे। और फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण काम, डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने अपने पास रखे थे। तो अगर मैं बात करूं कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 के अधिनियम से हुई थी। लेकिन जो है इसको इस तरह की जो व्यवस्था थी उसको 1935 से समाप्त कर दिया गया था और एक नए तरह की द्वैध शासन प्रणाली को बाद में लाने का प्रयास किया गया, किंतु वह प्रणाली लागू नहीं हो सकी क्योंकि उसमें राज्यों की सहमति की ज़रूरत थी, इसलिए वो प्रणाली लागू नहीं हो सकी। तो इसका है आंसर सी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी एक तरह से वही रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, तो अब आप मुझे लगता है इसकी व्याख्या पीछे सुन चुके हैं, तो अब इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो अगर भारतीय विधान पालिका की बात किया जाए तो कैसे जो है इसको मतलब डुअल बाई कैमरल बनाया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो इसको 1919 के अधिनियम के जो द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसको बाई कैमरल बनाया गया। अर्थात वही जो मैं बात अभी पहले कह रहा था आपसे कि इसमें जो है दो तरह की मतलब इसमें दो सदन बनाए गए। ठीक, तो अब दो सदन का मतलब जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ विधायिका, विधायिका। ठीक, अब इस विधायिका के दो पार्ट बनाए गए। सबसे पहला था जिसको कहा गया ऊपरी सदन यानी कि राज्य परिषद, ऊपर वाला सदन कहा गया राज्य परिषद। और जो दूसरा कहा था उसको कहा गया केंद्रीय विधान सभा। ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायिका के दो सदन थे, एक था राज्य परिषद जो कि ऊपरी सदन था और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये निम्न सदन था। तो जो ऊपरी सदन था इसका जो कार्यकाल था वो कितने वर्षों के लिए था? वो 5 वर्षों के लिए था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसका कार्यकाल मात्र 3 वर्षों के लिए था। और जो ऊपरी सदन था इसमें क्या था कि टोटल कितने मेंबर थे? 60 मेंबर थे, यानी कि 60 इसमें सदस्य थे। अगर नीचे वाले की बात किया जाए तो इसके कुल 100, यहाँ मैं लिख देता हूँ 144 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 144 सदस्य थे। तो इनमें से जो कि राज्य परिषद थी जिसके 60 सदस्य थे
उसमें से 34 सदस्यों का जो है 34 मेंबर्स का जो है निर्वाचन किया जाना था। क्या किया जाना था? निर्वाचन किया जाना था। ठीक। और उसमें जो शेष सदस्य थे उनको जो है मनोनीत किया जाना था। ठीक, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाना था। ठीक, गवर्नर जनरल के द्वारा। और उसके बाद जो दूसरा वाला केंद्रीय विधान सभा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको जो है 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल था। इसके 144 सदस्य थे जैसा मैंने बताया, और इनमें से 104 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था जाना था और 40 सदस्यों को इसमें से मनोनीत किया जाना था। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, तो इस तरह से जो है ये 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला है 10वां क्वेश्चन कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो 1919 का एक्ट है इसके द्वारा ही जो है द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित किया गया, किसमें? केंद्र में। तो इसके अंतर्गत 2 सदन बनाए गए विधायिका के, एक जिसको हम लोगों ने राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल कहा या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा, और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 144 सदस्य थे, और जो आपकी राज्य परिषद थी उसमें 60 सदस्य थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य थे उनमें से 104 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था और 40 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। जबकि स्टेट काउंसिल में, काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्यों में से 34 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था और 26 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो स्टेट असेंबली थी या स्टेट काउंसिल थी, उसको जो है 5 वर्ष के लिए उसका चुनाव होना था, और जो राज्य परिषद थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका जो है निर्वाचन 3 वर्षों के लिए होना था। तो इस तरह से जो है इस भी प्रश्न का सही जवाब होगा 1919 का जो एक्ट है। तो यहाँ से आज की कड़ी में बस इतना ही हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।